Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start next chapter, chapter 7, System of Particles and Rotational Motion. The topics we cover in this video are rotation, a rigid body rotation about y-axis, a rigid body rotation about z-axis, center of mass, two particle system and particle system, vector notation of center of mass and center of mass of a rigid body. रोटेशन. व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन क्या होता है? आप सभी लोगों ने पंखे को घूमते हुए देखा होगा. तो पंखा किस तरीके से घूमता है कि पंखा हमारा एक रॉड से हैंग होता है और सिर्फ उसके ब्लेड और नीचे की सर्कुलर डिस्क ही रोटेट करती है, बाकी का उसकी जो रॉड होती है वो रोटेट नहीं करती है. इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो कुम्हार होता है वो अपने इस सर्कुलर डिस्क पे जब वो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो उस डिस्क को रोटेट करता है और वो डिस्क रोटेट होती है और उसके साथ साथ उसके ऊपर जो भी मिट्टी का बर्तन रखा होता है वो भी रोटेट होता है. तो ये सारा जो प्रोसेस है वो क्या है? रोटेशन है. यानी कि एक ऑब्जेक्ट का एक एक्सिस के अबाउट घूमना होता है रोटेशन. सो रोटेशन इज द प्रोसेस which rotates the body about an axis. In rotation of a rigid body about a fixed axis, every particle of the body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. अब यहाँ पर देखिए, इस फैन को अगर हम देखें तो इस फैन में आपकी ये सर्कुलर डिस्क घूमती है, जो इसमें जो डिस्क लगी होती है नीचे की तरफ वो रोटेट होती है. ये ब्लेड्स रोटेट होते हैं, बट जो रॉड होती है वो रोटेट नहीं होती है. तो ये जो रॉड है वो क्या होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन. इस रॉड के चारों ओर जो भी चीज़ें हैं वो सारी रोटेट होती हैं और ये सारी जो रोटेशन होता है उस रोटेशन में जो भी सिस्टम हमारा रोटेट कर रहा है, जैसे कि आपका ये फ़ैन रोटेट कर रहा है तो ये इस फैन का ये जो ब्लेड है वो ब्लेड क्या बनाता है? एक सर्कल बनाता है. इस तरीके से ये वाला ब्लेड भी एक सर्कल बनाएगा और ये वाला ब्लेड भी एक सर्कल बनाएगा. यानी कि तीनों जो ब्लेड होते हैं वो एक सर्कल में घूमते हैं. अब अगर यहाँ पर हम एक पेपर रख दें तो ये पेपर का टुकड़ा भी इस ब्लेड पर इस तरीके से रोटेट होगा. यानी कि एक सर्कल में या एक सर्कुलर मोशन में इसको मूव होगा, सर्कुलर मोशन में मूव करेगा. तो रोटेशन करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई पॉइंट लाई करता है, कोई पार्टिकल लाई करता है तो वो पार्टिकल क्या बनाता है? वो पार्टिकल एक सर्कल बनाता है और ये जो सर्कल होता है ये उस प्लेन पर होता है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्या है? परपेंडिकुलर है. जैसे अगर मैं यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल मान लूँ कि ये जो ब्लेड है, ये जो ब्लेड्स लगे हुए हैं, इन ब्लेड्स में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. पार्टिकल्स मतलब कि ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, तो हमने इसमें पार्टिकल्स मान लिए. अब फर्स्ट पार्टिकल जो रोटेट कर रहा है वो इस तरीके से रोटेट करेगा, यानी कि सर्कल बनाएगा. सेकेंड पार्टिकल भी इस तरीके से सर्कल बनाएगा और उसके आगे वाले पार्टिकल भी इस तरीके से सर्कल बनाएंगे. तो ये जो सर्कल्स हैं ये सारे सर्कल्स एक एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. यानी कि ये सारे सर्कल्स जो हैं वो उस प्लेन में लाई करते हैं जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ परपेंडिकुलर है. और ये सारे सर्कल्स का जो सेंटर होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही लाई करता है. अब इसी तरीके से जैसे ये पॉट घूम रहा है तो ये पॉट एक इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट हो रहा है. यहाँ पर ये जो लाइन है जिसको हम सपोज कर रहे हैं कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इसके चारों ओर ये नीचे की डिस्क और ये पॉट रोटेट कर रहे हैं. अब इस पॉट पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स ही इस एक्सिस के चारों ओर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं या सर्कल बना रहे हैं. ये सर्कल भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ क्या बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. यानी कि ये सर्कल्स जिस प्लेन में है वो प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है.
और इन सारे सर्कल्स का जो सेंटर होता है वो सेंटर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही होता है। तो किसी भी बॉडी का एक एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि एक फिक्स एक्सिस के चारों तरफ घूमना ही होता है रोटेशन। नेक्स्ट एग्जांपल, सपोज करिए जैसे कि ये फैन रोटेट हो रहा है, तो जब ये फैन रोटेट हो रहा है तो ये फैन अभी हम सपोज कर लेते हैं कि ये स्किन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है। जो ये फैन रखा हुआ है वो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर रखा हुआ है और ये एक इमेजिनरी एक्सिस यानी कि जेड एक्सिस के अलोंग विद रोटेट कर रहा है। तो इसका हर ब्लेड क्या बना रहा है, हर ब्लेड एक सर्कल बना रहा है और ये सर्कल का जो प्लेन होगा वो जेड एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। और इस ब्लेड के जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सारे पार्टिकल्स का जो सेंटर होगा वो इस जेड एक्सिस पर यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करेगा। नेक्स्ट जो आपका ये टॉप है, जो ये टॉप घूम रहा है ये भी हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर ही हमारा स्पिन कर रहा है। देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों ओर क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो इस टॉप का पर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स भी सर्कुलर मोशन में मूव करेंगे और ये सारे सर्कल्स उस प्लेन में लाई करते हैं जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है और इन सब सर्कल्स का जो सेंटर होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लाई करता है। इसी तरीके से ये जो पॉट घूम रहा है ये भी आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग विद रोटेट कर रहा है और इसके थ्रू बनने वाले इस पर जितने भी पार्टिकल्स या पॉइंट्स हैं वो सारे सर्कल्स सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे हैं और ये सारे सर्कल्स उस प्लेन में लाई करते हैं जो प्लेन एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर है। अ रिजिड बॉडी रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। सो फर्स्टली रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी एक ऐसी सॉलिड सब्सटेंस है जिस पर हम कितना भी फोर्स लगा दें उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये एक स्टोन दे रखा है, ये स्टोन है। अब स्टोन पर आप इस तरफ से फोर्स लगाओ, इस तरफ से फोर्स लगाओ, आप उस पर बहुत सारा फोर्स लगा दो लेकिन स्टोन की शेप और साइज में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, स्टोन बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं हो पा रहा है। तो ये स्टोन क्या है, स्टोन में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे क्लोजली पैक्ड हैं और वो इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं कि वो अपने पोजीशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप की जो बॉडी होती है वो होती है रिजिड बॉडी। जैसे कि आप चौक का टुकड़ा ले लीजिए, तो चौक पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो चौक क्या हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन चौक पर अगर हम एक लिमिट में रहकर फोर्स लगाएं तो हम उसके शेप और साइज़ को चेंज नहीं कर पाते हैं, वो उतना ही रहता है। यानी कि उसके चौक के जितने भी पार्टिकल्स हैं, उस चौक में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हैं, क्लोजली पैक्ड हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है जिससे कि वो अपनी सिचुएशन को या अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाते हैं। वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाते हैं क्योंकि उसके अंदर सारे पार्टिकल्स क्या हैं, क्लोजली पैक्ड हैं। अब अगर यहाँ पर चौक की जगह अगर हम एक फॉर्म का टुकड़ा ले लें तो फॉर्म में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से थोड़े से दूर हैं तो उनके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है। तो जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं, इस पर जब हमने चारों तरफ से फोर्स लगाया, इसको कंप्रेस किया, तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं जिससे कि इसका शेप और साइज दोनों ही थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी एक रिजिड बॉडी नहीं है। तो रिजिड बॉडी वो होती है जिसमें कि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और जिस पर फोर्स अप्लाई करने पर वो पार्टिकल्स या वो बॉडी अपने शेप को चेंज ना कर पाए और एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाने पर वो क्या हो जाती है, डिफॉर्म्ड हो जाती है परमानेंटली। जैसे कि पत्थर पर हम जोर से अगर फोर्स लगा देंगे, ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो टूट जाएगा और फिर वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगा। तो ये होती है आपकी रिजिड बॉडी। अब यहाँ पर एक रिजिड बॉडी रोटेशन है, एक्स और वाई एक्सिस में हमने एक रिजिड बॉडी ले रखी है और ये रिजिड बॉडी आपकी जेड एक्सिस के अलोंग विद
रिजिड बॉडी रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस के अलॉन्ग विद ये रोटेट कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पर y क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। सो द पार्टिकल्स डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन। अब देखिए इस रिजिड बॉडी में ये जो पार्टिकल्स हैं, तो फर्स्ट पार्टिकल का जो आपका सर्कल बन रहा है वो ये सर्कल है, सेकेंड पार्टिकल का जो सर्कल बन रहा है वो ये है, थर्ड पार्टिकल का जो सर्कल बन रहा है वो ये है। हालांकि इन तीनों पार्टिकल्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस अलग अलग है, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो जो सर्कल बना रहे हैं उन सर्कल की रेडियस तीनों पार्टिकल्स के लिए अलग अलग है। लेकिन उन तीनों पार्टिकल में एक चीज़ कॉमन है कि जो वो सर्कल बना रहे हैं उस सर्कल का जो सेंटर है वो वाई एक्सिस पर यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लाई करता है। So the particles describe circular motion with the planes of the circles lying in xz plane, that is perpendicular to the y axis. तो ये जो सर्कल्स हैं वो एक्स जेड प्लेन में हैं जो कि वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। अ रिजिड बॉडी रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस। अब यहाँ पर जो बॉडी है दूसरी वाली उसमें रोटेशन जो हो रहा है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग विद हो रहा है और बॉडी आपकी लाई करती है वाई और एक्स एक्सिस में। तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स के थ्रू जो सर्कल बन रहा है वो सर्कल आपका जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये सर्कल्स आपके जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं और यहाँ पर इन सर्कल्स का जो सेंटर है वो सेंटर आपका जेड एक्सिस पर है, यानी कि इसमें जो सेंटर है सर्कल्स का वो यहाँ पर और दूसरे वाले का सेंटर भी यहाँ पर ही होगा। तो दोनों का जो सेंटर है वो जेड एक्सिस पर लाई करता है और जेड एक्सिस यहाँ पर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। So the particle describes circular motion with the plane of circles lying in xy plane। जो सिस्टम है वो किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है और ये प्लेन जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है और जेड एक्सिस यहाँ पर क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पर आपकी वाई एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन थी और यहाँ पर जेड एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास कोई भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट है जिस पर हम उस बॉडी के होल मास को कंसंट्रेट मान सकते हैं। यानी कि सपोज करिए कि आपके पास एक रॉड है, आपके पास ये एक रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर मैं इसको बीच में से धागे से बांधकर इसको बैलेंस कर दूं ताकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में अपने आप को बैलेंस कर ले, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो होगा इसका सेंटर ऑफ मास। इसी तरीके से अगर आपके पास एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट है या स्क्वायर पार्टिकल है या स्क्वायर बॉडी है, तो इसके डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा सेंटर ऑफ मास। यानी कि इसके इस पॉइंट पर हम इस बॉडी के पूरे मास को कंसंट्रेट मान सकते हैं और अगर हम इस पॉइंट से बॉडी को बांध कर लटका दें तो ये अपने आप को बैलेंस कर ले। सो सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी और एक ये इमेजिनरी भी हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जिस पर कि बॉडी का होल मास कंसंट्रेट होता है। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, तो यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे हैं टू पार्टिकल सिस्टम के लिए। सो यहाँ डायग्राम में देखिए, यहाँ पर सपोज कर लिया कि हमारा जो सिस्टम है वो दो पार्टिकल से मिलकर बना है। फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1 एंड सेकेंड पार्टिकल का मास है m2। दोनों पार्टिकल्स का जो सेंटर है वो है C। अब इसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है फर्स्ट पार्टिकल की दैट इज x1 एंड द डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन इज x2 और सेंटर ऑफ मास की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो है xcm where cm is used for center of mass. Consider two particle system along the x-axis with mass m1 and m2 at the distance x1 and x2 respectively from the origin O. The center of mass of the system is that point which is at a distance xcm from O where xcm is given by। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। सो xcm इक्वल्स टू mx1 प्लस mx2 upon m1 plus m2. So xcm can be regarded as the mass weighted mean of x1 and x2.
इफ़ द टू पार्टिकल हैव द सेम मासेस m1 m2 इक्वल्स टू m, अगर हम दोनों पार्टिकल को सेम मास मान लें, सो m1 m2 इक्वल्स टू हम m सपोज कर लेते हैं, सो xcm इक्वल्स टू हो जाएगा mx1 प्लस mx2 अपॉन 2m, और यहाँ से m कॉमन लेकर काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका xcm इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2. So thus the for two particle of equal masses of center of mass lies exactly midway between them. तो दो सेम मासेस के सिस्टम के लिए जो उनका सेंटर ऑफ मास होगा वो उनको मिलाने वाली लाइन के जस्ट मिड में होगा. So consider n particle system along the x-axis with mass m1 m2 with mass m1 m2 m3 डैश डैश mn तक. तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि एक सिस्टम है जिसमें कि n पार्टिकल है और पार्टिकल्स का मास m1 m2 अप टू mn तक है, और उनकी जो डिस्टेंसेस हैं ओरिजिन से वो है x1 x2 x3 अप टू xn. सो द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज दैट पॉइंट c विच इज़ एट अ डिस्टेंस xcm. तो हम सपोज कर लेते हैं कि उस सिस्टम में कोई पॉइंट c है जहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई करता है और उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो xcm. सो xcm हम अपने प्रीवियस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं m1 x1 प्लस m2 x2 अप टू mn xn और अपॉन m1 प्लस m2 mn. सो इसको हम समीशन फॉर्म में लिख सकते हैं xcm इक्वल्स टू सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n mi xi अपॉन सिग्मा i इक्वल्स टू 1 टू n mi, where sigma mi is the sum of the mass of the particles and hence is the total mass m of the body. जहाँ पर सिग्मा mi क्या है, सिग्मा mi हर एक पार्टिकल के मास का समीशन है, यानी कि ये टोटल बॉडी का मास है एक तरीके से. वेक्टर नोटेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. सो वेक्टर नोटेशन क्या होगा इसका, द अबव इक्वेशन रिटन एक्सप्लिसिटी फॉर थ्री डिफरेंट एक्सिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ सिंगल इक्वेशन यूजिंग वेक्टर नोटेशन. सो हम सपोज कर लेते हैं एक जनरल फॉर्मूले के तौर पर, इफ़ आर आई इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ith पार्टिकल एंड कैपिटल आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, देन आर आई इक्वल्स टू, अब हमने इसको यूनिट वेक्टर और इसके कोऑर्डिनेट्स में हमने इसको डिफाइन कर दिया है. सो एक्स आई आई कैप प्लस वाई आई जे कैप प्लस जेड आई के कैप, और जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर है वो है एक्स आई आई कैप, कैपिटल वाई आई जे कैप, कैपिटल जेड आई के कैप. सो ये हो जाएगा सिग्मा वेक्टर आर इक्वल्स टू, यानी कि पोजीशन वेक्टर और सिग्मा पोजीशन वेक्टर और सेंटर ऑफ मास, ये आपका जो आर है वो आपका इक्वल्स टू है आर इक्वल्स टू है एक्स सी एम के, यानी कि सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर के. सो आर इज गिवन बाय आई इक्वल्स टू सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू एन एम आई आर कैप आर आई वेक्टर अपॉन sigma I equals to 1 to n mi, where mi is the summation of the whole particle of the body, which means that is the mass of the total system, यानी कि ये पूरी बॉडी का आपका मास है. Center of mass of a rigid body. A rigid body is a system of closely packed particle. जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स का एक सिस्टम है. सो वहाँ पर आप कितना भी फोर्स लगा दीजिए वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो सकता है, बट उसकी शेप में कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है. तो हम एक जो हमने प्रीवियस फार्मूला पढ़ा है उसी के बेसिस पर हम एक रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास को एक्स वाई और जेड तीनों में अगर हम बताना चाहें तो उसके लिए फार्मूला होगा एक्स सी एम सिग्मा I इक्वल्स टू 1 टू n डेल्टा एम आई एक्स आई अपॉन सिग्मा I इक्वल्स टू 1 टू m डेल्टा एम आई. यहाँ पर भी जो डेल्टा एम आई है वो क्या है, आयत पार्टिकल का मास है. वाई सी एम और आयत पार्टिकल का अगर आप मास का समीशन करेंगे तो एक तरीके से ये टोटल बॉडी का मास हो जाएगा. वाई सी एम यानी कि वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिग्मा I इक्वल्स टू 1 टू n डेल्टा एम आई वाई आई अपॉन सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 टू n डेल्टा एम आई, एंड जेड सी एम इक्वल्स टू सिग्मा
एक सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा एम आई जेड आई अपॉन सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा एम आई। इफ़ एन इज़ मेड बिगर एंड बिगर, अगर हम एन को बहुत 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 ज़्यादा मान लें तो डेल्टा एम आई बहुत 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 छोटा हो जाएगा एन के कंपैरिजन में। सो इस डेल्टा एम आई को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एम, और इंटीग्रेशन डी एम का मतलब है कि एक हमारे पार्टिकल का मास है कितना, डी एम, एक पार्टिकल का मास है डी एम, और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे पूरी बॉडी का मास मिल जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एम इक्वल्स टू एम। सो ये हो जाएगा आपका सिग्मा डेल्टा एम आई बिकम्स इंटीग्रेशन डी एम इक्वल्स टू एम, सिग्मा डेल्टा एम आई एक्स आई बिकम्स इंटीग्रेशन एक्स डी एम, यानी कि एक्स के ये आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग विथ हो जाएगा, और यहाँ पर सिग्मा डेल्टा एम आई वाई आई बिकम्स इंटीग्रेशन वाई डी एम, सिग्मा डेल्टा एम आई जेड आई बिकम्स इंटीग्रेशन जेड डी एम। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास नाउ आर, अब जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे वो इस तरीके से होंगे, एक्स सी एम इक्वल्स टू 1/m। अब ये 1/m आपका कहाँ से आया, जो अपॉन में जो वैल्यू थी वो अब क्या हो चुकी है, m हो चुकी है, यानी कि मास ऑफ द टोटल सिस्टम। सो 1/m इंटीग्रेशन एक्स डी एम, वाई सी एम इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन वाई डी एम, एंड जेड सी एम इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन जेड डी एम। द वेक्टर एक्सप्रेशन, इसका एक जनरल फॉर्मूले में हमने वेक्टर एक्सप्रेशन दिया है। सो आर सी एम इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रेशन वेक्टर आर डी एम। थैंक यू।